नमस्कार। आज हम राजस्थान के इतिहास के एक बहुत ही अहम अध्याय पर बात करने वाले हैं, प्रजामंडल आंदोलन। हाँ, ये वो दौर था जब भारत की आजादी की लड़ाई तो खैर चली रही थी, पर रियासतों के अंदर भी लोग अपने हकों के लिए आवाज उठा रहे थे। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, एक विहंगावलोकन लेख के कुछ हिस्से हैं, वो इसी संघर्ष की एक झलक दिखाते हैं। हाँ, और ये हमें समझने में मदद करेंगे कि रियासतों के भीतर असल में क्या चल रहा था, क्या उथल पुथल थी। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस लेख से जो मुख्य बातें निकलती हैं उनको समझें। जैसे कि ये आंदोलन क्यों शुरू हुए, कौन लोग थे इसके पीछे, हाँ कौन थे वो लोग, उन्हें क्या मुश्किलें आईं, सही, और ये पूरे राजस्थान में फैला कैसे। हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो जानकारी लेख में है उसके आधार पर। और देखिए, इस आंदोलन की वजहें काफी सीधी और गहरी थीं। रियासतों में राजाओं का शासन था और वो पूरी तरह से अपनी मर्जी का था, निरंकुश। निरंकुश, हाँ। जनता पर टैक्स का बोझ इतना ज्यादा, हद से ज्यादा। हाँ, और शोषण तो जैसे आम बात थी। और सबसे बड़ी बात, कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, आप अपनी बात कह नहीं सकते, लिख नहीं सकते, शांति से इकट्ठा भी नहीं हो सकते। बिल्कुल, वो आजादी तो थी ही नहीं। और इसमें एक और मुश्किल थी ना, अंग्रेज सरकार, वो भी तो थी। हाँ, वो एक और परत थी। अंग्रेज सरकार जो वैसे पूरे भारत पर राज कर रही थी, वो इन रियासतों के राजाओं को भी एक तरह से सपोर्ट कर रही थी। तो जनता के लिए ये दोहरी मार जैसा था। बिल्कुल, अंग्रेज और राजा दोनों का दबाव। चलिए इसी माहौल को थोड़ा और समझते हैं। ये आंदोलन पन पे कैसे आखिर? हाँ, ये जो रियासतों की स्थिति थी, स्रोत इसके बारे में क्या बताते हैं? निरंकुश शासन, भारी टैक्स, ये सब कितना गंभीर था। देखिए, स्रोत साफ कहते हैं कि स्थिति वाकई गंभीर थी। शासन पूरी तरह राजा की मर्जी पर था, कोई रोक टोक नहीं। टैक्स इतने ज्यादा कि आम आदमी की तो कमर ही टूट जाए। और विरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर किसी ने कोशिश की भी तो उसे दबा दिया जाता था। राजनीतिक अधिकार तो भूल ही जाइए। ये सोचना भी अजीब लगता है। एक तरफ देश में आजादी की इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ इन रियासतों में लोग अपने बिल्कुल बुनियादी अधिकारों के लिए तरस रहे थे। सही बात है। और ये जो आपने कहा कि ब्रिटिश सरकार और स्थानीय शासक मिलकर दमन करते थे, ये कैसे होता था? अंग्रेज सीधे दखल देते थे? सीधे तौर पर हमेशा नहीं, लेकिन उनका हित इसी में था कि रियासतों में शांति बनी रहे, भले ही वो शांति डंडे के जोर पर हो। अच्छा। वो राजाओं को बाहरी हमलों वगैरह से सुरक्षा देते थे और बदले में राजा अंग्रेजों के वफादार बने रहते थे। और अपने राज्य में कोई भी राजनीतिक सरगर्मी होने नहीं देते थे। बिल्कुल, सख्ती से कुचल देते थे। इससे अंग्रेजों का भी नियंत्रण बना रहता था और राजाओं का भी। तो जनता के लिए ये एक तरह का गठजोड़ था जिसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत मुश्किल काम था। मुश्किल तो था, लेकिन आवाज तो उठी। तो शुरुआती कोशिशें किस तरह की हुई? क्या एकदम से प्रजामंडल बन गए? नहीं, एकदम से नहीं, धीरे धीरे हुआ। संगठित रूप से देखें तो स्रोत 1920 में बनी राजपूत मध्य भारत सभा का जिक्र करते हैं। अच्छा, 1920 में? हाँ, इसने कोशिश की कि रियासतों की जो समस्याएं हैं उनको एक मंच पर लाया जाए। ये एक जरूरी पहला कदम था, पर असली जो रफ्तार मिली वो बाद में आई। बाद में जैसे 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बनी। ये बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर थी, है ना? बिल्कुल, इसने पूरे भारत की रियासतों की जनता को एक आवाज दी, एक राष्ट्रीय मंच दिया। और फिर खास तौर पर राजस्थान के लिए 1938 में राजस्थान देशी लोक परिषद बनी। अच्छा, 1938 में? तो इसका क्या असर पड़ा राजस्थान में? इसका बहुत बड़ा असर हुआ। इन परिषदों ने, खासकर राजस्थान वाली ने, अलग अलग रियासतों में प्रजामंडल बनाने के लिए एक तरह से ढांचा भी दिया और हिम्मत भी दी। प्रेरणा मिली लोगों को? हाँ, प्रेरणा मिली। लोगों को लगा कि वो अकेले नहीं लड़ रहे, उनकी लड़ाई एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है। और यहीं से फिर अलग अलग रियासतों में संगठित तरीके से प्रजामंडल बनने शुरू हुए। लेकिन ये राह आसान नहीं थी, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं। प्रजामंडल बनाना और फिर उसे चलाना, इसमें नेताओं को बहुत मुश्किलें आईं। किस तरह की चुनौतियां थीं? चुनौतियां तो कई थीं। सबसे पहली और सबसे सीधी चुनौती तो राजाओं का दमन ही था। जैसे ही कोई संगठन बनता? हाँ, जैसे ही कोई प्रजामंडल बनता या थोड़ी भी गतिविधि तेज करता, शासक उसे कुचलने की पूरी कोशिश करते। नेताओं को पकड़ लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, कई बार तो बिना मुकदमे के ही। बिना मुकदमे के? हाँ, अखबारों पर पाबंदी लग जाती थी ताकि खबरें बाहर ना जा सकें। सही। सभाएं करने पर, जुलूस निकालने पर रोक थी। और कई बार तो नेताओं को राज्य से ही बाहर निकाल देते थे, निर्वासन जिसे कहते हैं। यानी किसी भी तरह की आवाज को उठने ही नहीं देना। ऐसे माहौल में आंदोलन चलाना तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। तो फिर ये आंदोलन आगे कैसे बढ़े? कौन लोग थे जो इतना जोखिम उठाकर भी सामने आए? इसमें जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो जागरूक नेता थे, उनकी भूमिका बहुत अहम थी। अच्छा। ये वो लोग थे जो देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन से भी प्रभावित थे और ये समझ रहे थे कि भाई, रियासतों में भी बदलाव लाना ही होगा। उन्होंने लोगों को समझाया, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया, उन्हें इकट्ठा किया, संगठन बनाए। स्रोत में कई बड़े नेताओं के नाम आते हैं, जैसे जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय और भी कई। ये नाम तो सुने हुए हैं। हाँ, ये लोग वाकई हिम्मत और दूरदर्शिता की मिसाल थे उस वक्त। चलिए अब कुछ खास प्रजामंडलों को देखते हैं जैसा स्रोत में दिया है। एक एक करके गिनने के बजाय शायद हम कुछ उदाहरणों से समझें कि क्या पैटर्न उभर रहा था। जयपुर से शुरू करते हैं। हाँ। 1931 में बना है ना? ये तो काफी शुरुआती था। हाँ, जयपुर 1931 का है और यहाँ जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय जैसे बड़े नेता जुड़े थे। स्रोत बताता है कि उन्हें शुरू में सभा करने की परमिशन तक नहीं मिली थी। सोचिए, सभा करने की भी अनुमति नहीं। और नेताओं को बार बार गिरफ्तार किया गया।
इससे पता चलता है कि राजाओं का रवैया शुरू से कितना सख्त था। मतलब एक रजिस्टर्ड संस्था को भी काम नहीं करने देना चाहते थे आसानी से। तो बस संगठन बना लेना ही काफी नहीं था, उसे चलाना अपने आप में एक रोज का संघर्ष था। बिल्कुल। अब मेवाड़ का उदाहरण ले, मतलब उदयपुर। ये 1938 में बना, माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में। यहाँ की क्या खास बात स्रोत बताता है? मेवाड़ में किसानों की हालत का जिक्र है कि बहुत खराब थी। अच्छा, किसानों का मुद्दा। हाँ, और माणिक्यलाल वर्मा ने जब किसानों की आवाज उठाई तो नतीजा क्या हुआ? उन्हें और उनके साथियों को जेल। फिर वही दमन। हाँ, तो यहाँ आंदोलन का एक और पहलू दिखता है, किसानों के मुद्दे, जो कई रियासतों में आंदोलन का एक मुख्य आधार बने। लेकिन शासकों ने इसे भी राजनीतिक चुनौती माना और सख्ती से दबाया। देखिए, करौली का भी जिक्र है 1938 का। वहाँ गौरी शंकर भट्ट नेता थे और स्रोत कहता है कि कार्यकर्ताओं पर गंभीर अत्याचार हुए। गंभीर अत्याचार? हाँ, ये दिखाता है कि दमन किस हद तक जा सकता था, कितना क्रूर हो सकता था। तो एक पैटर्न तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। जैसे ही विरोध की आवाज उठी, शासकों का दमन चक्र शुरू। गिरफ्तारियां, पाबंदियां, अत्याचार। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इनमें लोग कौन जुड़ रहे थे। क्या ये सिर्फ कुछ नेताओं की लड़ाई थी या आम लोग भी शामिल थे? जोधपुर का उदाहरण शायद इसमें कुछ मदद करे। 1934 का है ये, और नेता थे जयनारायण व्यास। जोधपुर का उदाहरण वाकई दिलचस्प है। स्रोत कहता है कि यहाँ किसानों और युवाओं का बहुत अच्छा समर्थन मिला आंदोलन को। युवाओं का भी? हाँ, युवा और किसान, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये दिखाता है कि आंदोलन सिर्फ कुछ पढ़े लिखे नेताओं तक ही सीमित नहीं था। समाज के दूसरे तबके, खासकर युवा और किसान, वो भी इसमें एक्टिव हो रहे थे, जुड़ रहे थे। ये तो अच्छी बात है। हाँ, हालांकि यहाँ भी नतीजा वही हुआ। राजा ने आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। कोटा का भी जिक्र है 1938 का। वहाँ नाथुराम मोदी और हरिभाऊ उपाध्याय के प्रयासों से मजदूर और किसान वो भी काफी संख्या में जुड़े। ये आंदोलन के व्यापक होते आधार को दिखाता है। ये भागीदारी बहुत जरूरी थी। लेकिन क्या हर जगह चुनौतियां एक जैसी ही थीं या कुछ इलाकों की अपनी खास मुश्किलें भी थीं? स्रोत में कुशलगढ़ 1939 और बांसवाड़ा 1938 का जिक्र है, जहां आदिवासी नेता भी थे। ये इलाके थोड़े अलग थे शायद। बिल्कुल, ये बहुत अहम पहलू है। कुशलगढ़ में संपतराम और मोतीलाल तेवरी जैसे आदिवासी नेताओं ने प्रजामंडल बनाया। बांसवाड़ा में भोगीलाल पंड्या जी थे। डूंगरपुर में भी यही चुनौती थी, आदिवासियों को संगठित करने की। तो यहाँ क्या दिक्कतें थीं? स्रोत बताता है कि इन आदिवासी बहुल इलाकों में सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों की अशिक्षा और गरीबी। अच्छा, अशिक्षा और गरीबी। हाँ, तो यहाँ नेताओं को सिर्फ राजा के दमन से ही नहीं लड़ना था, बल्कि ये जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन था, जागरूकता की कमी थी, इन समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा था। लोगों को इकट्ठा करना, उन्हें आंदोलन का मतलब समझाना, ये सब यहाँ ज्यादा मुश्किल था। सही बात है। ये तो आंदोलन की जटिलता को दिखाता है। ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, इसमें सामाजिक पहलू भी गहरे जुड़े थे। बिल्कुल। एक और जरा हटके उदाहरण जैसलमेर का है, 1941 का। वहां क्या अलग था? वो तो रेगिस्तानी इलाका है। हाँ, जैसलमेर की चुनौती एकदम अलग थी। भौगोलिक, दूर दराज का रेगिस्तानी इलाका, सूखा भी पड़ता था, आना जाना, संपर्क करना सब मुश्किल था। वहां मंगला प्रसाद जैसे नेताओं ने प्रजामंडल बनाया, और स्रोत यह कहता है कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी आंदोलन वहां जारी रहा। कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि मुश्किल भूगोल और कुदरती आफतें भी लोगों के हौसले को पूरी तरह तोड़ नहीं पाई। तो इन सारे उदाहरणों से कुछ मुख्य बातें एकदम साफ हो रही हैं। एक तो राजाओं का दमन, ये लगभग हर जगह था। गिरफ्तारियां, पाबंदी, पुलिस का इस्तेमाल। हाँ, ये एक कॉमन पैटर्न था। दूसरा, भागीदारी। आंदोलन में सिर्फ नेता नहीं, बल्कि इस समाज के अलग अलग वर्ग शामिल थे। पढ़े लिखे लोग, किसान, युवा, मजदूर और आदिवासी भी। हालांकि हर जगह शायद एक जैसे नहीं। सही, भागीदारी विविध थी। और तीसरा, हर इलाके की अपनी खास चुनौतियां थीं। कहीं आदिवासियों के मुद्दे थे, कहीं जैसलमेर जैसा मुश्किल भूगोल, कहीं अशिक्षा, गरीबी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही पैटर्न हमें बताते हैं कि प्रजामंडल आंदोलन कोई एक जैसा आंदोलन नहीं था। ये अलग अलग रियासतों में, अलग अलग हालात में, अलग अलग शक्ल में सामने आया। लेकिन शायद सबके पीछे भावना एक ही थी। हाँ, सबके मूल में एक ही इच्छा थी, ये जो राजा का मनमाना शासन है, इससे मुक्ति मिले और एक जिम्मेदार सरकार बने। और एक और बात जो इन सभी उदाहरणों से साफ होती है, वो है आंदोलन करने वालों का हौसला, उनकी दृढ़ता। हाँ, ये तो है। बार बार दमन होता था, नेता जेल जाते थे, संगठन बिखर जाते थे, लेकिन वो फिर खड़े होते थे, फिर अपनी मांगे उठाते थे। ये दृढ़ संकल्प कमाल का था। ये दृढ़ता वाकई में मतलब तारीफ के काबिल है। तो अगर हम इन सारी बातों को जो स्रोत से पता चली उनको समेटें, तो इस आंदोलन के बारे में क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? मेरी समझ से कुछ मुख्य बातें ये हैं। पहला, कारण, ये आंदोलन क्यों हुए? तो साफ है कि ये रियासतों के अंदर जो निरंकुश शासन था, बहुत ज्यादा टैक्स थे, शोषण था और राजनीतिक अधिकारों का बिल्कुल अभाव था, उसके खिलाफ एक जरूरी रिएक्शन थे। बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया। हाँ, दूसरा, इनका फैलाव, ये किसी एक दो रियासत तक सीमित नहीं थे, बल्कि लगभग पूरे राजस्थान में फैले। हर बड़ी रियासत में प्रजामंडल बना या बनाने की कोशिश हुई, व्यापक था। तीसरा, प्रतिरोध, इनको शासकों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। दमन उनकी आम रणनीति थी। चौथा, भागीदारी, जैसा हमने देखा, इसमें सिर्फ नेता नहीं बल्कि किसान, मजदूर, छात्र, युवा, पढ़े लिखे लोग, आदिवासी सब शामिल हुए। इससे इनको एक बड़ा जनाधार मिला। हालांकि हर जगह भागीदारी का लेवल अलग अलग था। और पांचवा, चुनौतियां, इनको सिर्फ राजनीतिक दमन ही नहीं झेलना पड़ा, बल्कि कई जगह सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, अशिक्षा और भौगोलिक मुश्किलें भी इनके रास्ते में आईं। और इन आंदोलनों का महत्व क्या था?
क्या ये सिर्फ अपनी अपनी रियासत की लड़ाई थी या इनका कोई बड़ा राष्ट्रीय महत्व भी था? नहीं, इनका महत्व बहुत गहरा और बड़ा था। ये सिर्फ स्थानीय लड़ाइयां नहीं थी। पहली बात तो ये कि इन्होंने रियासतों की करोड़ों जनता के अंदर एक राजनीतिक चेतना जगाई। ये बहुत जरूरी था। हाँ, लोगों को अपने अधिकारों का एहसास कराया, उन्हें संगठित होकर आवाज उठाना सिखाया। दूसरी बात, ये आंदोलन भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के ही हिस्से थे, उसके पूरक थे। अच्छा, पूरक कैसे? ऐसे कि जहां कांग्रेस ब्रिटिश भारत में आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, वहीं ये प्रजामंडल रियासतों के अंदर लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। और इन्होंने आगे चलकर रियासतों के भारत में विलय के लिए भी एक तरह से जमीन तैयार की। तो ये उस बड़ी लड़ाई का एक बहुत जरूरी और अभिन्न हिस्सा थे। ये समझना वाकई जरूरी है कि आजादी की लड़ाई एक नहीं कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही थी। तो आज हमने राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, एक विहंगावलोकन लेख के कुछ अंशों के आधार पर इस महत्वपूर्ण आंदोलन के कई पहलुओं को समझने की कोशिश की। हाँ, और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये सोचना काफी दिलचस्प है कि कैसे इन अलग अलग रियासतों में इतनी अलग अलग चुनौतियों के बावजूद, कहीं राजाओं का भयानक दमन था, कहीं जैसलमेर जैसी भौगोलिक मुश्किल, कहीं आदिवासी इलाकों का पिछड़ापन, इन सब के बावजूद एक जिम्मेदार सरकार और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ये जो एक जैसी इच्छा थी, वो इतनी मजबूत कैसे बनी रही? हाँ, ये सोचने वाली बात है। सी अंदरूनी ताकत थी जो लोगों को बार बार गिरने के बाद भी फिर से उठ खड़े होने और अपना संघर्ष जारी रखने की हिम्मत देती रही। इस दृढ़ता के पीछे के कारण क्या थे? ये वाकई गहरे सोचने का विषय है।